विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। हमने जो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को जिन जिन विषयों के बारे में बताया, उनमें लास्ट में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की चर्चा कर रहे थे। और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बताते हुए हमने बताया था कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के समय में मगध का उत्कर्ष किस तरह से हुआ, और नंद वंश के बाद मगध में कौन सा राजवंश आया, किस राजवंश ने मगध में अपना शासन स्थापित किया। तो ये भी हम पहले बता चुके थे कि अंतिम नंद शासक घनानंद को परास्त कर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मौर्यों का मगध में शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा और इस वंश के अनेक शासकों ने मगध पर शासन किया, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शलगनवन और वृहदत्त। इन सभी शासकों ने वन बाय वन मगध पर शासन किया और मगध के उत्कर्ष को और आगे बढ़ाया। इनमें 3 प्रमुख थे और सबसे प्रमुख था अशोक। लेकिन इस वंश की स्थापना करने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, किस तरह से इसने मगध में अपना शासन कैसे स्थापित किया, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने से पहले हम इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लें। ये कौन था, किस जाति का था और किस तरह से इसने मगध का सिंहासन हासिल किया। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल मगध में 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन इसका प्रारंभिक जीवन अंधकार में है। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को जिनमें स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, तो एपियन और प्लेकार्ट ने उसके लिए एंड्रोकोटस लिखा। फिलाकर्स ने सेंड्रोकोप्टस का उल्लेख किया है। यूनानियों के उपयुक्त सभी नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही पर्यायवाची हैं। सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने सन 1793 ईस्वी में इन नामों का समीकरण भारतीय इतिहास में उल्लेखित चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हुए अपना मत प्रतिपादित किया था। भारतीय लेखकों ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रश्री यानी चंद्रश्री, पी और दर्शन, प्रिय दर्शन और वृषल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की वंशोत्पत्ति के संबंध में अनेकों साक्ष्य मिलते हैं, पर वे इतने अस्पष्ट तथा परस्पर विरोधी हैं कि किसी एक निर्णय पर पहुंचना सरल काम नहीं है। इस समय उसकी जाति के संबंध में मुख्यतः 2 मत प्रचलित हैं। एक कि वह शूद्र अथवा निम्न जाति का था और दूसरा कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। ब्राह्मण साहित्य
पहले मत का समर्थन करता है, जबकि अन्य साक्ष्य दूसरे मत का समर्थन करते हैं। अब देखते हैं कि क्या वह शूद्र था। तो पुराणों में न तो मौर्यों को कहीं पर शूद्री कहा गया है और न मौर्यों तथा नंदों में किसी प्रकार का रक्त संबंध ही बताया गया है। पुराण नंदों को अवश्य शूद्र मानते हैं और यह भी कहते हैं कि शिशुनाग वंश के विनाश के बाद शूद्र राजा होंगे। इस कथन को शिशुनाग वंश के बाद आने वाले सभी वंशों पर लागू करना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि कैणव, शुंग और सातवाहन राजा ब्राह्मण वंशीय थे। 18वीं शताब्दी में विष्णु पुराण पर टीका लिखने वाले श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की उपपत्नी मूरा का पुत्र बताया और यह मत भी व्यक्त किया कि मूरा से उत्पन्न होने के कारण वह मौर्य कहलाया। पुराणों में कहीं पर भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती। अतः स्पष्ट है कि टीकाकार ने मौर्य शब्द का अर्थ समझाने के लिए मूरा की कल्पना कर ली होगी। यह ऐतिहासिक दोष है, परंतु प्रोफेसर चटर्जी के अनुसार इसमें व्याकरण संबंधी दोष भी है। स्त्रीलिंग मूरा से मौर्य न बनकर मौर्य बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताने वाला तीसरा मुख्य ग्रंथ है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। इस नाटक से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का एक अवैध पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का एक अवैध पुत्र था, अर्थात किसी भिन्न जातीय पत्नी का पुत्र था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का भी प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ शूद्र बताया है, परंतु इन विद्वानों का मत है कि इस शब्द का प्रयोग मौजूदाहीन स्थिति के संदर्भ में किया जाता है, न कि जन्मजात शूद्रता के लिए। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द को लेकर भी कुछ विद्वानों ने उसे शूद्र जातीय सिद्ध करने का प्रयास किया है, परंतु अधिकांश लोगों के अनुसार इस शब्द का अर्थ वैभवहीन अथवा साधारण कुल होना चाहिए। इन विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय राजवंश का था, परंतु उसके जन्म के समय उसका वंश राजत्व खो चुका था। मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने नंदों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जोड़ने के लिए एक नई कहानी जोड़ दी, ऐसा लगता है। उसके अनुसार स्वार्थ सिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा के 2 रानियां थीं, एक क्षत्राणी सुनंदा और दूसरी शूद्र मूरा। सुनंदा से 9 पुत्र हुए जो 9 नंद कहलाए और मूरा से 1 पुत्र हुआ जो मौर्य कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य इसी मौर्य की संतान था, इसी मूरा की संतान था। ढूंढीराज के इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह नंदों को क्षत्रिय बताता है जबकि वे शूद्र थे। मुद्रा राक्षस की टीका को ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार सोमदेव ने अपनी पुस्तक कथा सरित सागर में नंद और योगानंद में भेद करके चंद्रगुप्त को नंद का पुत्र बताने का प्रयास किया है। क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी में भी इसी से मिलता जुलता विवरण मिलता है। इन दोनों दंत कथाओं में इतने अविश्वसनीय प्रसंग भरे पड़े हैं कि उन्हें ऐतिहासिक प्रमाण मानना बहुत बड़ी भूल होगी। अब देखिए, क्या चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था? तो समस्त बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को राजवंशीय क्षत्रिय बताते हैं। महावंश के अनुसार वह मौर्य क्षत्रियों के वंश में पैदा हुआ था। महावंश की टीका से याद होता है कि मौर्य शाक्यों की ही एक शाखा थी, जो कौशल नरेश विरुदक के संहार से बचने के लिए पीपली वन चले गए थे।
महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे। दिव्यावदान से भी याद होता है कि बिंदुसार और अशोक अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। इस प्रकार समस्त बौद्ध ग्रंथ एक स्वर से चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। उनमें ब्राह्मण ग्रंथों की भांति परस्पर विरोधी बातों का उल्लेख नहीं मिलता। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से अधिक प्राचीन भी हैं, अतः विश्वसनीय माने जा सकते हैं। जैन ग्रंथ भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताते हैं। परिशिष्ट पर्वन में उसे मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बताया गया है। आवश्यक सूत्र की हरिभद्रोय टीका भी इस कथन की पुष्टि करती है। पुष्याश्रव कथा कोश में भी उसे क्षत्रिय बताया गया है। इस प्रकार जैन ग्रंथों में उसे कहीं शूद्र नहीं बताया। यूनानी लेखकों में से केवल जस्टिन ने चंद्रगुप्त की वंशोत्पत्ति के संबंध में कुछ लिखा है। उसके अनुसार यह निम्न स्तरीय अवस्था में उत्पन्न हुआ था। इसका सीधा साधा अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि चंद्रगुप्त के जन्म के समय उसके परिवार की स्थिति संपन्न नहीं थी। जस्टिन के कथन का चंद्रगुप्त की जाति से कोई संबंध न था, वह तो केवल उसकी सामाजिक स्थिति को संकेत करता है। अंत में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरफ आते हैं। कौटिल्य ने लिखा है कि उच्च कुल में उत्पन्न राजा चाहे वह दुर्बल ही क्यों न हो, नीच कुल में पैदा हुए प्रबल राजा से भी श्रेष्ठकर है। कौटिल्य ने शूद्रवंशी नंदों का विनाश किया था। उसमें उच्च और नीच कुल में भेद करने की बुद्धि थी। तब भला वह चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर कैसे बिठा सकता था अगर वो शूद्र था तो। इससे स्पष्ट है कि चाणक्य ने जिसे सम्राट बनाया वह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र क्यों बताया, इसका समाधान करते हुए डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्मावलंबी न था। चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्मावलंबी नहीं था। जैन ग्रंथों के अनुसार वह जैन था। फिर उसने यवन सेल्यूकस की लड़की के साथ विवाह किया था, अतः वह ब्राह्मणों की आलोचना का पात्र बना। अशोक निश्चित रूप से बौद्ध था। उसके बौद्ध धर्म के प्रसार से ब्राह्मण वर्ग विशेष शुभ थे, अतः ब्राह्मणों का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। अतः उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ साथ संपूर्ण मौर्य वंश को ही शूद्र घोषित कर दिया। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन किस तरह का था। चंद्रगुप्त मौर्य सही अर्थों में भारत का प्रथम सार्वभौम सम्राट था। वह एक युग पुरुष था, परंतु ऐसे व्यक्ति के प्रारंभिक जीवनी के बारे में भी हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार ढूंढीराज ने उसके बारे में विस्तार से लिखा है, जिसका सारांश इस प्रकार है। स्वार सिद्धि राजा के सुनंदा रानी से 9 पुत्र हुए जो नवनंद कहलाए, और मूरा से 1 पुत्र हुआ जो मौर्य कहलाया। इस मौर्य के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे अधिक प्रभावशाली चंद्रगुप्त था। नवनंदों ने मौर्य के 99 पुत्रों को किसी न किसी प्रकार से मरवा डाला, परंतु चंद्रगुप्त बच गया। कालांतर में चंद्रगुप्त की चाणक्य नामक ब्राह्मण से मैत्री हो गई। चाणक्य नीतिशास्त्र एवं दंड नीति तथा समस्त विद्याओं का ज्ञाता था, परंतु वह महाक्रोधी भी था। चाणक्य की किसी बात पर नंदों से अनबन हो गई और उसने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठाया। कथा सरित सागर से भी याद होता है कि योगानंद और उसके पुत्र हिरण्यगुप्त को पूर्वनंद के लड़के चंद्रगुप्त से बैर था। पूर्वनंद का मंत्री शक्टार काफी समय तक चंद्रगुप्त की सहायता एवं सुरक्षा करता रहा। फिर शक्टार ने चाणक्य और नंद राजा को आपस में लड़ा दिया। चाणक्य ने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाया। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका भी चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालती है। उसके विवरण का सारांश इस प्रकार से है। चंद्रगुप्त की माँ मौर्य नगर के राजा की रानी थी। जब वह गर्भवती थी तभी एक अन्य राजा ने मौर्य नगर पर आक्रमण करके राजा को मार डाला। गर्भवती रानी अपने भाई के पास
पुष्पपुर चली गई। उसने अपने नवजात पुत्र को एक स्थान पर फेंक दिया जहाँ चंद नामक एक वृषभ ने उसकी रक्षा की। इसी बच्चे का नाम चंद्रगुप्त पड़ा। बाद में उस बच्चे को एक गोपालक ले गया। गोपालक ने उसे शिकारी को दे दिया। शिकारी के यहाँ बच्चा बड़ा हुआ और गांव के बच्चों के साथ प्राय राजकीय खेल खेला करता था। एक दिन उधर से गुजरते चाणक्य ने बच्चों का ये खेल देखा। उसे चंद्रगुप्त प्रतिभावान लगा। चाणक्य ने उस बच्चे को शिकारी से खरीद लिया और बच्चे को राजोचित शिक्षा प्रदान की। बाद में उसने नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। जैन ग्रंथों में भी इससे मिलता जुलता विवरण मिलता है। इन सभी विवरणों से दो बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं। एक तो यह है कि चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कष्ट में रहा था और दूसरा यह है कि चाणक्य की सहायता से वह सम्राट बना था। अब हम देखेंगे कि ये चाणक्य कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना समर्थन सहयोग देकर मगध का सिंहासन चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हासिल किया। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।